अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हम परमाफ्रॉस्ट की इस आखिरी किस्त में आपको नॉर्थ साइबेरिया लेकर चलते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला है जिसे चर्स्की माउंटेन्स कहा जाता है। इन माउंटेन्स में आपको एक बहुत बड़ा टैडपोल की शक्ल का अजूबा नजर आएगा। मैं आपको यहाँ पर ये तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत मेंढक का जो बच्चा होता है, उसके जो शुरू के फेजेस होते हैं, उस शक्ल का आपको एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़मीन का धंसा हुआ नज़र आएगा। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस इलाके में 1940 में एक बहुत बड़ा जंगल होता था। उस जंगल को काटने की कोशिश शुरू कर दी गई। उसकी वजह यह थी कि रशिया ने यहाँ से एक सड़क निकालनी थी। 1940 से ये जंगल कटना शुरू हुआ और तकरीबन 1970 तक ये जंगल पूरा ख़त्म हो चुका था। हम साइबेरिया की बात कर रहे हैं, तो साइबेरिया के एक्टिव ग्राउंड के नीचे, यानी जो आपको सरसब्ज ग्राउंड नज़र आ रहा है, गर्मियों में इसके नीचे बर्फ़ ही बर्फ़ है, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। इस इलाके में दरख्तों की छाँव की वजह से परमाफ्रॉस्ट डायरेक्टली सूरज के साथ इंटैक्ट नहीं आता था, लेकिन जब हमने दरख्त काट दिए तो अब गर्मियां आने पर यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सर्दियों में तकरीबन -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन गर्मियों में भी 30 से ऊपर थोड़ा बहुत चला जाता है। जब गर्मियां आईं और सूरज की तपिश इस हिस्से को लगी, तो ये हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता सूरज की तपिश के नीचे मेल्ट होना शुरू हो गया, और मेल्ट होते होते आपको यहाँ पर एक गड़ा नज़र आ रहा है, गड़ा पड़ गया, एक क्रेटर बन गया। अमूमन क्रेटर बनते हैं जब बाहर से कोई स्पेस रॉक आकर ज़मीन पर लगती है, तो हमें इस किस्म की शक्लें नज़र आती हैं, लेकिन यहाँ पर तो ज़मीन खुद ही धंस गई अपने अंदर। इस क्रेटर की जो गहराई है वो 300 फीट है और ये तकरीबन आधे किलोमीटर पर मुहित है, तो काफ़ी बड़ा इलाका है। और आहिस्ता आहिस्ता हर गर्मियों में इसका एरिया बढ़ता जा रहा है। इस क्रेटर को मेगा स्लम कहा जाता है, आप इसे गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड भी कहते हैं। उसके साथ साथ ये भी बता दूं कि परमाफ्रॉस्ट में, यानी आर्कटिक के रीजन में और उसके अलावा भी जहां पर परमाफ्रॉस्ट है, वहां पर जो बड़े बड़े क्रेटर्स हैं उनमें से ये एक है। इस क्रेटर की अगर बात की जाए तो मैं आपको इस पूरी सीरीज में बताता चल जा रहा हूं कि परमाफ्रॉस्ट में गर्मी की वजह से मुख्तलिफ जगह पर आपको बड़े बड़े होल्स नज़र आ रहे हैं, जिनमें CO2 और मीथेन बाहर निकल रही है। इसी तरीके से झीलों में भी आपको बड़े सुराख ज़मीन के अंदर मौजूद मिलते हैं और वहाँ से भी बहुत ज़्यादा मीथेन और CO2 निकल रही है। ये भी बताता चलो कि तकरीबन 250 गुना ज़्यादा कार्बन इन इलाकों में, यानी आर्कटिक के इलाकों में मौजूद है। तो अगर ये कार्बन बाहर निकली तो ज़मीन को कितना ज़्यादा गर्म करेगी, ज़िंदगी तो तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी। और फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो वो और हिद्दत प्रोड्यूस करती है और उसके साथ फिर और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है। तो ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें हम फंसे हुए हैं, और इसमें इंसान की जो CO2 एमिशंस हैं, इंसान की जो इंडस्ट्री की ये सिंथेटिक जितनी भी चीज़ें हमने ज़मीन पर लगाई हैं, उनकी CO2 एमिशन बहुत छोटा हिस्सा है। मैं आपको लेकर चलता हूँ बेटागे क्रेटर की तरफ। अगर मैं इसका नाम सही ले रहा हूँ, 6,50,000 पुराना ये क्रेटर है। इसके ऊपर जंगल उगा हुआ था, लेकिन परमाफ्रॉस्ट में ये बहुत बड़ा एक गड़ा बना हुआ है, जो कि आप सैटेलाइट से देख रहे हैं तो आपको एक बड़ी मज़े की शक्ल नज़र आ रही है। लेकिन इससे बड़ा भी परमाफ्रॉस्ट में गड़ा हमें कनाडा में मिला, जहां 7 लाख साल पुराना क्रेटर हमें मिला। तो हमें बड़े बड़े क्रेटर्स मिल रहे हैं उन इलाकों में जहां पर परमाफ्रॉस्ट है। इसका मतलब यह है कि उनमें से हमें मीथेन गैसेस और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और मुख्तलिफ गैसेस निकलती हुई महसूस हो रही हैं। टेम्परेचर के साथ ये बढ़ती जा रही हैं। साइंसदानों का ये ख्याल है कि एक वक्त आएगा जिसे टिपिंग पॉइंट कहते हैं, कि ये सारे के सारे हिस्से कोलैप्स कर जाएंगे। अगर आप टिपिंग पॉइंट को समझना चाहते हैं तो मैंने 2 मिसालें आपके लिए रखी हैं ताकि आपको आसानी हो इसे समझने के लिए। फ़र्ज़ कीजिए एक जगह पर सैलाब आया और एक इमारत, बहुत सीधा इमारत या घर उसके अंदर खड़ा है।
अब पानी आहिस्ता आहिस्ता उसके बुनियादों को खा रहा है, घर खड़ा है खड़ा है खड़ा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि घर कोलैप्स कर जाएगा। वो जो टाइम है जब घर कोलैप्स करेगा उसे टिपिंग पॉइंट कहते हैं। इसके साथ साथ साइंसदानों ने लोगों को समझाने के लिए टिपिंग पॉइंट की जो एग्जांपल दी है वो भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये तो मेरी अपनी एग्जांपल थी। उनका यह कहना है कि अगर आप एक ऊंट को लें और उसके ऊपर बोझ रखना शुरू कर दें, मसलन आप घास फूस रखना शुरू कर दें और बोझ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहें, हत्ता कि एक पॉइंट ऐसा है जब एक तिनका रखे और उसकी कमर टूट जाए, तो उसे टिपिंग पॉइंट कहते हैं। इसके असरात बहुत पहले ही नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो हमारी ज़मीन के आर्कटिक का हिस्सा टिपिंग पॉइंट की तरफ जा रहा है, जहां पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ये हिस्सा कोलैप्स कर सकता है। मैं आपको दोबारा लेकर जाता हूं अलास्का के इलाके उतियाविक की तरफ। पहले भी हमने इस पर बात की थी, और ये पूरा का पूरा शहर परमाफ्रॉस्ट पर बना हुआ है। अब इस शहर में लोगों को रहने के लिए बहुत सी मुश्किलात पेश आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि परमाफ्रॉस्ट को जब गर्मी मिलती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा है, और जब परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है तो उसके असरात इनको नज़र आ रहे हैं। आप इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर में आपको नज़र आएगा कि जो सड़कें इन्होंने बहुत ऊपर बनाई थी एक ज़माने में, अब आहिस्ता आहिस्ता वो सड़कें ज़मीन के अंदर धंसती जा रही हैं। तो सड़कें, घर ज़मीन के अंदर धंस रहे हैं क्योंकि ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि घरों के लिए अब यहाँ पर बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जब तक ये लोग यहाँ पर रह सकते हैं उस वक्त तक इनकी कोशिश है कि इस डूबते हुए ग्राउंड को जितना ये इस्तेमाल कर सकते हैं वो कर सकें। उसके लिए घरों को ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर बनाया जाता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि पानी जो है इन इलाकों में आ चुका है। यहाँ पर नई नई झीलें बन रही हैं, वो हमने पहले डिस्कस किया था, और उन झीलों की वजह से घर पानी में डूब रहे हैं और घर ख़राब हो रहे हैं। तो अब घर को सेफ रखने के लिए ज़मीन से तकरीबन 3 फुट ऊपर घर बनाए जाते हैं, और उसके लिए ये इस्तेमाल करते हैं, नीचे एंगल आयरन्स इस्तेमाल करते हैं, यानी लोहे की सपोर्ट देते हैं, और उसके साथ घरों को पहिए भी लगाते हैं, क्योंकि अब इनका ये मानना है कि इन्हें अपने घर मूव करने पड़ेंगे। कभी घर कहीं लेकर जाना पड़ेगा और घर कभी उन्हें कहीं लेकर जाना पड़ेगा। लोग अमूमन कह रहे हैं कि आप डराने वाली वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि क्या चीज़ आपकी तरफ आ रही है। अगर आप आंखें बंद करके मट्टी में मुंह देकर इंतज़ार में बैठे हैं तो फिर हमें इतनी साइंस पढ़ने का फ़ायदा क्या है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये तो सिर्फ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। साइबेरिया, अलास्का, कनाडा के इलाके बहुत ही मुश्किलात में हैं, और ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता घटती जा रही है। पानी ज़मीन को टेक ओवर कर रहा है। यही काम हमारे ग्लेशियर्स में भी होने जा रहा है। हमारे ग्लेशियर परमाफ्रॉस्ट का हिस्सा है। यहाँ पर भी जब टेम्परेचर ज़मीन के बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें रूनुमा होती हुई नज़र आएंगी। शायद हमने इस नज़र से अपने ग्लेशियर्स को, अपने पहाड़ी इलाकों को देखा ही नहीं। अगर हम साइंटिफिक नज़र से अपने इलाकों को देखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि हमारे इलाकों में भी ऐसी चेंजेस नज़र आ रही हैं, और अगर ऐसी चेंजेस यहाँ पर नज़र आ रही हैं तो कुछ अरसे के बाद ये इलाके रहने के काबिल शायद नहीं होंगे। इसलिए ये बात बहुत ज़्यादा अहम रखती है। ये मामूली बात नहीं है कि हम फ़ौरन कह देते हैं कि जी इसका हमारे साथ क्या ताल्लुक़। आर्कटिक का भी हमारे साथ ताल्लुक़ है, क्योंकि हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और हमारे ग्लेशियर जब पिघल रहे हैं तो पानी बहुत तेज़ी से हमारे दरियाओं में आ रहा है, सैलाब आ रहे हैं। कुछ अरसे के बाद ये ग्लेशियर आहिस्ता आहिस्ता आपको पानी देना कम कर देंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये ग्लेशियर्स जब टेम्परेचर ज़्यादा आएगा तो वो जगह जहाँ पर ये मौजूद हैं वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ज़मीन में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। वही चेंजेस जो अभी साइबेरिया में और अभी अलास्का में आ रही हैं वो हमारी तरफ भी आएंगी। लेकिन हम अगर आंखें बंद करके बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे कि इन चेंजेस का, दुनिया की एक तरफ होने वाली चेंजेस का हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो शायद हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। इसलिए इस किस्म की वीडियोस को आप कम मत जानिए, बल्कि सोचिए कि हम किस तरीके से पहले ही इन
हालात का मुकाबला करने के लिए अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये पूरी सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। और इस सीरीज़ में हमने बहुत डिटेल में ग्लोबल वार्मिंग और उसके साथ जो परमाफ्रॉस्ट है उसके पिघलने के अमल को, और उसके साथ CO2 और नीचे से मीथेन, जो ज़मीन की क्रस्ट में मीथेन है, उसके बाहर निकलने के अमल को डिस्कस किया है। और ये भी डिस्कस किया कि ये कितना बड़ा पोटेंशियल रखती हैं दुनिया को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जो इंसान कार्बन बेस्ड एमिशंस कर रहा है वो तो बहुत कम है इनके मुकाबले में। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत बड़ा जायंट है जो छुपा हुआ है। सिर्फ हमने ग्लोबल गैसेस के रेफरेंस से इस वीडियो को देखा है। अभी हमने ये बात नहीं की कि जब परमाफ्रॉस्ट पिघलेगा तो उससे नीचे जो महफूज हुई बीमारियां हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरस हैं, वो जब निकलेंगे तो वो इंसानों पर क्या क़यामत ढाएंगे। लेकिन हम ये समझते हैं कि ऐसी बातें सिर्फ डराने के लिए की जाती हैं और इनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। शायद अलास्का और साइबेरिया के लोग भी 50 साल पहले ऐसे ही समझते होंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।